ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में शुरू किया था AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब मैंने ये बताया था कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है उसका मतलब क्या होता है। मैंने बताया था अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के मेथड्स जिनका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं किस काम के लिए बोलो? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसे क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, प्रिपरेशन का मतलब तो समझ में आएगी आपने। प्रेजेंटेशन का मतलब जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाते, फिक्स्ड एसेट में से लेस करके दिखाते हैं, है ना। जैसे जो अपना क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, उसे लायबिलिटी साइड पे नहीं दिखाते, उसे अपन डेटर्स में से लेस करके दिखाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। समझ में आ रही मेरी बात? तो चाहे नियम कायदे प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, वो अकाउंटिंग पॉलिसी ही माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने किसी इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन बदला है तो प्रेजेंटेशन बदलना भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन भी अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो प्रेजेंटेशन बदलना भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। गॉट माय पॉइंट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल ये आता है कि सर आखिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया क्यों है? सर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना पड़ा? क्यों बना दिया सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? कोई तो कारण होगा इसके पीछे। मेरी क्लास में हम लोग हमेशा किस्से कहानियों से सीखेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल से सीखेंगे चीजें, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जाम्पल से अपन लोग सारी की सारी बातों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अब समझना, हाँ जी, चलो अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब मैं क्या बोल रहा था? अब यहां पे मैं आपको बता रहा था कि अपन लोग सारी चीजें बहुत लॉजिकली समझेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल से, क्योंकि जो भी तुम्हारी ये पढ़ाई है ना, ये एकेडमिक नहीं है। मतलब अब जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो तुमको रियल लाइफ में जाकर अप्लाई करनी है, ठीक है। अब तक जो तुम पढ़ते थे ना, तुम्हारे दिमाग में भी आता होगा रियल लाइफ में काम आएगा नहीं आएगा, ये सब अपन सोचते हैं। पर अब जो पढ़ रहे हो ना, ये ध्यान रखना हर चीज़ तुम्हारी रियल लाइफ में सीए प्रोफेशन में ये सब चीज़ें तुम्हारे काम में आएंगी। तो और अगर प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आना है तो इन नियमों को, कानूनों को बनाने से पहले कोई रीज़न भी रहा होगा, हाँ कि ना? सही बात है। अब ये अकाउंटिंग, ये जो AS1 है, ये क्यों बना इसके बारे में समझो। जैसे मान लो तुम ये जानते हो कि अगर मैं SLM से डेप्रिसिएशन निकालूं तो डिफरेंट आएगा और WDV से निकालूं तो डिफरेंट आएगा। अगर मैं फीफो लगाऊं तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंट आएगा, और अगर मैं वेटेड एवरेज लगाऊं तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों अलग अलग आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एसेट की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू या फिर इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, सब पर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी का बड़ा असर होता है। अब कैसे होता है? जब हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, ये ध्यान रखना, ये सब कुछ इन्वेस्टर को बचाने के लिए बने हुए नियम कायदे हैं। जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये सब इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए बने हैं, ठीक है। तो जब भी अपन AS के किसी खुलासे की बात करेंगे या AS के किसी लॉजिक की बात करेंगे तो हमारी डिस्कशन में बचाने का प्रयास हमेशा किसका होगा? इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं। अच्छा, कई बच्चे अभी तक शेयर होल्डर्स को सिर्फ मतलब एंट्रीज के नज़रिए से सोचते आए हो, कभी आपने कोई बहुत गहराई से बातें नहीं सोची। पर अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे मेरे साथ रहोगे आपको पता चलेगा कि आपके सोचने के तरीके में बहुत बड़ा चेंज आ चुका होगा। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह सोचना शुरू करेंगे, मेरी तरह सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। बड़ा पैसा कैसे बनाते हैं,
अगला जो है क्या बोलते हैं झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला, ठीक है, राधा किशन धामानी, ठीक है, ये कौन बनेगा? तो वो सब चीज़ें सीखनी है ना, तो वो सारी चीज़ें अपन लोग लॉजिकली सीखते हुए चलेंगे। और आप ये समझो कि ये सारे नियम कायदे एएस के उन इन्वेस्टर्स को, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए हैं। देखो अनपढ़ गंवार इन्वेस्टर तो मरेगा ही, ठीक है, वो जो किसी के बोलने पे शेयर्स खरीदते हैं ना, टिप पाई है, ठीक है, तो वो टिप के ऊपर जो शेयर खरीदते हैं, ठीक है, वो तो मरेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, अपन कौन है यार, अपन तो फाइनेंस के बादशाह हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के राजा हैं अपन लोग यार, अपन तो खुद बनाते हैं, तो समझ में तो अपने को ही आएगा ना। तो हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आते ही 1 सेकंड में पता लग जाता है कि असली है कि झूठे हैं, ठीक है, मतलब ये रियल है कि फ्रॉड्यूलेंट है, ये 1 मिनट में पकड़ लेते हैं अपन तो, क्योंकि अपन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, अपने को घुमा थोड़ी सकता है। अब जैसे मान लो मेरे को बैलेंस शीट, मेरे को दिख रही है 100 करोड़ की सेल और मेरा डेटर भी 100 करोड़ बढ़ गया, मैं क्या बोलूँगा, सारे फर्जी बिल काट रखें। ऐसा थोड़ी हो सकता है 100 करोड़ की सेल करी और 1 रुपये ही नहीं आया कैश, तो अपन तो होशियार लोग हैं ना, ठीक है। अपने को पता है प्रॉफिट बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दो, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा पकड़ लो, ग्रॉस प्रॉफिट अपने आप ही ज्यादा आ जाएगा, हाँ कि ना। तो भैया ऐसा है कि अपन इन्वेंट्री बढ़ते ही सतर्क हो जाते हैं, भाई इसका माल बिक नहीं रहा, तो हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो अपन तो 1 मिनट में फर्जीवाड़ा पकड़ लेते हैं, कौन सी फर्जी कंपनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आता है, और वो हमको यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो ये जो पूरी पढ़ाई है ये तुम्हें एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में सहायता करेगी। वैसे ये वाली बात मैं हर बैच को सिखाता हूँ, तो तुम्हारे वाले बैच को भी समझाता हूँ। ये ध्यान रखना, सीए की डिग्री आपको रिच नहीं बना सकती, ठीक है। सीए की डिग्री आपका जीवन चला सकती है, घर खर्च आराम से चला सकती है, यू कैन लिव अ गुड लाइफ, बट यू कैन नॉट बी अ वेल्दी पर्सन। आप वेल्दी नहीं बन सकते, वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते आप सीए बन के, ठीक है। कई बच्चे बोलते सर ऐसा कैसे बोल रहे हो सर, आप तो डिमोरलाइज कर दिया सर, हम तो सीए बनने आए थे कि बहुत पैसे वाला आदमी बनेंगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल सी बात तुमको बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, जैसे सीए कंप्लीट करने के बाद में, मैं ये वाली बात, मतलब अभी आपको ऐसा लगेगा मैं टॉपिक से भटक करके बातें कर रहा हूँ, पर अभी मैं टॉपिक से भटक कर नहीं, मैं वापस घूम करके जब लास्ट में पहुंचूंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं एएस पर ही हूं, ठीक है। तो अभी आपको मेरी कहानी ऐसी लगेगी कि सर कुछ अलग ही रास्ते पे निकल गए, ठीक है। मैं अलग रास्ते पे नहीं, मैं हमेशा किस्से कहानियों से चीजें समझाता हूं, पर प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, तो अपने को समझ में आता है कि एग्जैक्टली लॉजिक कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्या लगता है, तुम सीए बनने के बाद में तुम 25 साल की उम्र में सीए बन जाओगे, 25 ईयर्स मान लेते हैं। ऐसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो 22 में बन जाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं, पर अपन राउंड फिगर में मान लेते हैं, चलो अपन राउंड फिगर में मान लेते हैं, तुम 24 साल में सीए बन जाओगे, जॉब भी लग जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जॉब कितने की लगेगी? कितना? मैं आपको बता दूं, अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो पैकेज है वो 10-10.5 लाख रुपए के आसपास लग रहा है, ठीक है, 10 लाख रुपए के आसपास। बाद में बढ़ता तेजी से है, पर 10 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है, और रिटायरमेंट के आसपास पहुंचते पहुंचते तुम्हारी सैलरी होगी 1 करोड़ के आसपास, ठीक है। लेकिन बहुत लेटर ऑन, शुरुआत में तो टाइम लगेगा, 10 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 20 होगी, धीरे धीरे। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारी सैलरी जो है वो तुम्हारी सैलरी ऑन एन एवरेज रहने वाली है 40 लाख रुपए की, ठीक है। 30% तो सीता मैया ले जाएगी, निमो आंटी, ठीक है, निर्मला ताई, वो ले जाएगी बेटा 30%, बचे 12 लाख रुपए, 12 लाख गए, बचे 28 लाख। 28 लाख में आपकी लिविंग कॉस्ट क्या मानते हो? बच्चों की फीस के हिसाब से, तुम्हारी जो फीस लग रही है उस हिसाब से सोच के देखो, तो कम से कम 1 लाख रुपए अगर तुम घर के मकान में रह रहे हो तो पापा के साथ, और अगर तुम बाहर चले गए तो मान के चलो 2 लाख रुपए महीना, ठीक है। अब मान लिया तुम पापा के साथ रह रहे हो, ठीक है, 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से तुमने कितने खर्च कर दिए?
12 लाख रुपए, बचे कितने? 16 लाख रुपए। एक फॉरेन हॉलीडे तो बनेगी ना यार। एक यार सीए बनने के बाद में भी यार अगर एक विदेश यात्रा नहीं करोगे कैसे चलेगा? तुम लोग के पैसे तो कोई और ही खर्च कर रहा होगा, तुम्हारी चिंता नहीं है, ठीक है। बच्चे बोलते सर ये तो ऑफेंड करने वाली बात है। सर ऐसे थोड़ी, पर तुम खुद बताओ, कोई और पैसा दे सकता है तो तुम क्यों दोगे? लॉजिकली करेक्ट है। डेट पर पैसे कौन खर्च करता है? अच्छा, मेन बात ये, समस्या तो ये सर डेट पे जा ही नहीं पा रहे। तो अभी तो समस्या ये सर पैसे तो दे देंगे, डेट पे तो जाने का अरेंजमेंट हो कुछ। ये देखो इसकी शक्ल पे देखो, मतलब देखो, मतलब बेचारे, मतलब ये बोला सर कोई बात नहीं यार, ठीक है, मिली तो मिली, वरना डिग्री का ध्यान रख, ठीक है। डिग्री विल गेट यू, ठीक है, डिग्री विल गेट यू अ डेट, ठीक है। और रहता है सच, अच्छा सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, मैं एक बार साइलेंट कर दूं इसे, अब कोई फ़ोन वैसे भी आना नहीं है। अच्छा, अब आप, हाँ सर आपका कैमरा फ्रीज हो रहा है। कैमरा फ्रीज हो गया? यस सर। ओके, तो कैमरा अब तो काम ही नहीं कर रहा। बेटा एक बार कैमरा के दोनों वायर निकाल देना, दोनों वायर निकाल दो, फिर ये अभी ब्लैक वाला तार ही वापस लगा दो। रुक जाओ, इसको घूम के आने दो, फिर लगाना दूसरा वायर। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि एक फॉर्म ट्रेवल किया तो 5 लाख रुपए वहां गए, क्या बचा हाथ में? 11 लाख रुपए, ठीक है। 11 लाख रुपए में अब आप इमरजेंसी खर्चे और भी होते हैं, आप कार भी खरीदोगे, उसकी इंस्टॉलमेंट भी दोगे, कुछ तो करोगे। अब अगर आप देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि 40 लाख रुपए का पैकेज अगर आपका है तो यू आर एक्चुअली सेविंग, मतलब सेव क्या कर रहे हो? मुश्किल से अरे यार, लगा दिया कि दूसरा वायर, या तुमने गलत वाले उसमें लगा दिया? लगा दिया सही? ठीक है, यस नाउ इट्स विजिबल, ओके। अच्छा, अब ये बताओ, मान लेते हैं कि तुम 10 लाख रुपए किसी तरह बचा भी लो, जो कि नहीं बचते हुए लग रहे, पर 10 लाख रुपए साल के बचा भी लिए तुमने, तो एक बात तुम मुझे बताओ, तुम्हारी वर्किंग लाइफ कितनी है? 35 ईयर्स, 25 से 60 तक 35 ईयर्स, दैट मीन्स तुम पूरे टाइम में कितना पैसा सेव कर रहे हो? 3 करोड़ 50 लैक्स, दैट्स इट। आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए। आपके घर की वैल्यू, आज जो तुम्हारा घर का मकान है उसकी वैल्यू 3.5 करोड़ से ज्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में वो मकान नहीं खरीद सकते जो तुम्हारे पापा तुमको दे के रहे। इट मीन्स यू कैन नॉट क्रिएट वेल्थ बाय डूइंग सीए, मतलब सीए करने के बाद में तुम बढ़िया जॉब भी करोगे, सब कुछ तुमको लगेगा, पर तुम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे।
नाउ व्हाट इज द पॉइंट कि अब क्या करें, फिर वेल्थ कैसे क्रिएट होती है, ये अमीर कैसे बने। अब अमीर बनने के लिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। कभी भी अपनी फैमिली में आप किसी को भी देखो, आज जो मैं बता रहा हूं ये शायद मेरे पूरे मतलब पूरे सिलेबस में शायद आज मैं आपके जीवन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। अब एक बात को ध्यान से समझो, जो बात मैं बोल रहा हूं कि आप एक बात को ऐसा सोचो कि कोई भी व्यक्ति जो आपके पूरे परिवार में बहुत रिच है, हर परिवार में एक तो एकदम धन्ना सेठ टाइप का आदमी होता ही है ना, रिच विच आदमी होता है। तो जो रिच व्यक्ति है आपकी पूरी फैमिली में, आप देखो उसने या तो पैसा कमाया होगा प्रॉपर्टी में या फिर कमाया होगा शेयर्स से, मतलब कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट किया होगा, और फिर वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो बढ़ने की वजह से वो रिच बना होगा। इसके अलावा बिजनेस से रिच बनने का कोई भी रास्ता, बिजनेस हो या जॉब हो, रिच बनने का रास्ता बिजनेस या जॉब से होके जाता ही नहीं है। कहां से निकलता है? इन्वेस्टिंग से, ठीक है। जैसे मेरे फादर ने, जो मेरा घर का मकान है वो मेरे फादर ने 1974 में खरीदा था प्लॉट, तब उन्होंने 25,000 का खरीदा था। आज उसकी वैल्यू बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है, करोड़्स में वैल्यू है। तो 25,000 का करोड़ किसी धंधे में तो नहीं हो सकता था, कहाँ से हो सकता था? इन्वेस्टिंग से। अब प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सारा पैसा एक साथ चाहिए होता है, जो तुम्हारे पास कभी होगा नहीं। हाँ, पूरी जिंदगी मेहनत करोगे तो 3.5 करोड़ रुपए जुड़ेंगे, फिर उसके बाद में ले भी लिया तो क्या होगा? नहीं ना। नाउ व्हाट यू हैव लेफ्ट विद? इक्विटी। इक्विटी ही वो चीज है जिसने इलॉन मस्क बनाया है, जेफ बेजोस बनाया है, ठीक है, जिसने वॉरेन बफेट बनाया। कौन? इक्विटी इन्वेस्टिंग। अब मैं इक्विटी इन्वेस्टिंग का बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। तुमको मैं बता दूं कि इक्विटी में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 24% रिटर्न बनाएंगे। ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि 14-15% तो इंडेक्स ही बढ़ता है, ठीक है। मतलब अगर आप कुछ ना करो और निफ्टी में इन्वेस्ट कर दूं, निफ्टी समझते हो? निफ्टी और सेंसेक्स, अगर आप निफ्टी में पैसा डाल दो तो 15% का रिटर्न तो निफ्टी भी देता है। और क्योंकि हम निफ्टी की तरह 50 कंपनियों में पैसा नहीं लगा रहे, हम तो चुन करके 5 या 10 कंपनियों में पैसा लगा रहे, तो हम मान के चलते हैं कि हमें 24% रिटर्न मिल जाएगा। दैट्स अ वेरी डिसेंट रिटर्न। 24% इन अ लॉन्ग रन इज अ वेरी डिसेंट रिटर्न, नॉर्मल है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है इसमें। लेकिन व्हाट हैपेंस कि 24% रिटर्न का मतलब होता है 3 साल में तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 3 साल में डबल, 10 साल में 10 गुने और 20 साल में 100 गुने हो जाते हैं। अगर तुम्हें 24% रिटर्न आता है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे, तो 3 साल में तुम्हारे पैसे डबल हो जाते हैं। इसका रूल भी मैं बताता हूं। कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 72 में डिवाइड करके देख लो, उतने टाइम में पैसा डबल होता है। जैसे 24% रिटर्न है तो 72 डिवाइडेड बाई 24, तो 3 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा। तो 3 साल में डबल, 6 साल में डबल का डबल मतलब 4 गुना, 9 साल में 4 का डबल 8 गुना, और फिर 1 साल में 8 गुने का एक मतलब 10 गुना हो जाता है। तो मतलब 1 रुपए अगर आपने लगाए थे तो 10 साल के एंड पर 10 रुपए हो जाते हैं। और ऐसा मैं आपको बहुत सारी जगह पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बहुत बेसिक रिटर्न है। तो आप मुझे बताओ, अगर 10 साल में 10 गुने और 20 साल में 100 गुने होते हैं, अब इसका मैट्रिक समझना, हाउ यू कैन बिकम वेल्दी। अभी तुमने कितनी फीस भरी है? 1 लाख रुपए। मतलब तुम्हारी जो इंटरमीडिएट की फीस लगेगी वो मान लेते हैं 1 लाख रुपए लगेगी, राउंड फिगर में, आने जाने का पेट्रोल वेट्रोल भी जोड़ लो ना, ठीक है। तो 1 लाख रुपए लगेगा। आज तुम्हारी उम्र क्या है? 19 साल या 18 साल? 18 साल में अगर ये 1 लाख रुपए जितना तुम सीए इंटर की पढ़ाई में लगा रहे हो, ये पैसा अभी तुम इन्वेस्ट भी कर दो, इतना ही पैसा। पापा बोलो, पापा देखो ऐसा मानो कि 2 लाख रुपए लग रहे हैं इंटर में, और तुमने 1 लाख रुपए यहां पे फीस भर दी और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो 28 साल की उम्र में ये पैसा हो जाएगा 10 लाख।
38 की एज में ये पैसा हो जाएगा 1 करोड़। 48 की एज में यही पैसा हो जाएगा 10 करोड़। और 58 जो आपकी रिटायरमेंट की एज है, दैट टाइम यू विल हैव 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए। मतलब आप एक बात को देखो कि आपने पूरी जिंदगी काम करके 3.5 करोड़ रुपए सेव किए सीए बन के, और यहां पर आप बिना कुछ किए घर बैठो चुपचाप, कुछ नहीं करना तुम्हें, तो एट द एज ऑफ 58 यू विल हैव 100 करोड़। हाउ मच मनी? 100 करोड़ आपकी पॉकेट में होंगे, कैश, इक्विटी है ये कोई गोल्ड प्रॉपर्टी नहीं है। कम से कम आप मान करके चलो 1.5-2 करोड़ का तो डिविडेंड आएगा घर पे। मतलब एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, जब तुम रिटायर होगे तो रिटायरमेंट के टाइम पर तुम्हारे पास में 100 करोड़ रुपए होगा, जो इंटरमीडिएट की फीस तुमने आज लगाई वो। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात कुछ और बताता हूं। तुम 35 इयर्स जॉब कर रहे हो, 35 इयर्स जॉब कर रहे हो, और मान लो तुम्हारी एवरेज सैलरी 50 लाख रुपए है, तो जानते हो पूरी जिंदगी में तुम्हारी ग्रॉस रिसीट कितनी है? रिसीट मतलब सीता ताई, मतलब ये जो अपनी है सीता मैया, इसको छोड़ दो, ठीक है, 17.5 करोड़ रुपए। मतलब पूरी जिंदगी में तुम्हारी कैश रिसीट ही 17.5 करोड़ है। अगर कोई टैक्स खर्चा कुछ भी ना हो ना, तो भी तुम्हारे पास रिटायरमेंट पे सिर्फ 17.5 करोड़ रुपए होंगे। बट इफ यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख टुडे, देन यू विल हैव 100 करोड़। एंड एट द एज ऑफ 68, जब तुम्हारे पोते पोती होंगे, यू विल लीव देम 1000 करोड़। एंड एट द एज ऑफ 78, you will have 10,000 करोड़। और अगर बाई चांस तुम्हारी जिंदगी लंबी निकली गई और तुमने देख लिया कि यार 88 साल की उम्र, तो यू विल हैव 1 लाख करोड़। बच्चे ये बताओ, जब अपन इसे देखते हैं तो अपने को ऐसा नहीं लगता कि ये हाइपोथेटिकल, और अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये रियल है और पास्ट में ऐसा ही हुआ है, पास्ट में ऐसा ही हुआ ही यही है। आज अगर अपन लोग ये सोचें कि मुकेश अंबानी जो है, ठीक है, वो इतने लाख करोड़ का मालिक है, या जेफ बेजोस जो है वो इतने लाख करोड़ का मालिक है, हाउ दे हैव बिकम दैट वेल्दी? बाय वैल्यूएशन। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी, इसीलिए तो वो लोग इतने अमीर हो गए। तो आप भी किसी कंपनी का शेयर खरीदोगे और कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, तो आप भी तो उतने ही वेल्दी हो सकते हो। आप इलॉन मस्क हो सकते हो, लेकिन आपके पास इलॉन मस्क के ऊपर एक एडवांटेज है, या मुकेश अंबानी आप भी बन सकते हो, और आपके पास तो मुकेश अंबानी के ऊपर एक एडवांटेज क्या, कि जब तक अंबानी टॉप पर है, अंबानी की कंपनी में लगा के रखो, जिस दिन रिलायंस डूबने लगे उस दिन किसी और में लगा दो। पर मुकेश अंबानी अपनी कंपनियां बेच करके पैसा कहीं और नहीं ले जा सकता, तुम ले जा सकते हो, हाँ कि ना? अगर एक कंपनी में तुमने पैसा लगाया, जैसे मान लो बैटरी आती है, एमरॉन की भी आती है और एक्साइड की भी आती है। अभी एक्साइड चल रहा है, तुमने एक्साइड में पैसा लगा दिया, फिर एक्साइड कंपनी की बैटरियों की क्वालिटी खराब होने लगी, सेल कम होने लगी, एमरॉन की ज्यादा सेल होने लगी, तो अपन क्या करेंगे? एक्साइड के शेयर बेच के एमरॉन के ले लेंगे। तो वी कैन स्विच, बट द ओनर कैन नॉट स्विच। एक्साइड का मालिक एमरॉन को नहीं खरीद सकता, लेकिन हम अपनी कंपनी बदल सकते हैं। तो कितना बड़ा एडवांटेज है हमारे पास, हम एग्जिट ले सकते हैं, मालिक एग्जिट नहीं ले सकता। कभी कभार बच्चे मुझे बोलते हैं, सर फिर भी बात तो हाइपोथेटिकल है सर, 10 साल में 10 गुने और 20 साल में 100 गुने नहीं होते। और मैं आपको ये वाली बात साबित कर सकता हूं कि ऐसा होता है। ठीक है, बस मेरे को एक बार ये पता लग जाए कंप्यूटर कहां से चलेगा। ये कंप्यूटर ही है। चलो अपन यहां पे क्या खोले? मनी कंट्रोल। कोई मतलब शेयर्स में कोई बच्चा है जो काम वाम करता हो?
कंटिन्यू टू मनी कंट्रोल करते हैं। देखो, ये सारी बातें मैं आप लोगों को अभी जो समझा रहा हूं, ये बात घूम फिर करके अपने एएस पे आएगी, और बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुनना। अच्छा, रिवॉर्ड के लिए वेट करें? ओके, चलो अपन यहां पे किसी कंपनी के बारे में सर्च करते हैं। नो थैंक्स, ये इतनी सारे तो सवाल पूछ लेते हैं, ऐसा लग रहा है कि सीए का पेपर यहीं दे रहे हैं। चलो यहां पे अपन एक देखते हैं, अपन डिक्सन टेक्नोलॉजी को देखते हैं। चलो, ये सजेशन आ रहा है, इसी को देखते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी का मैं एक्चुअली इसको यूज कम करता हूं, तो मुझे भी आइडिया नहीं है। चलो छोड़ो, मैं जिससे यूज करता हूं मैं वो खोल लेता हूं। चलो, जैसे यहां पे अपन कोई भी कंपनी सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं एक कंपनी में इन्वेस्टेड हूं विच इज ज़ेनटेक, ज़ेन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब यहां पे अब मैं आपको बताता हूं कि मान लेते हैं अपन इसको 10 साल के लिए ओपन कर लेते हैं। 10 साल पहले शेयर का प्राइस क्या था? 57, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, टेक्निकली 10 साल में इसका प्राइस क्या होना चाहिए? 10 गुना, मतलब 570। पर इसका प्राइस आज कितना है पता है आपको? 2100 समथिंग, 2200, ठीक है। वैसे तो 2000 के आसपास है, पर मान लो ये। आप मुझे बताओ, 50 रुपीज का शेयर या 60 रुपीज का शेयर 10 साल में कितना हो गया? 2100। इसका मतलब कितना कितना राइज किया? 40 टाइम्स। मैं कितना बोल रहा हूं? सिर्फ 10 टाइम्स, ठीक है। मैं 50 टाइम्स की बात नहीं कर रहा, 40 टाइम्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूं सिर्फ 10 गुना होगा। मानते हो? अच्छा, और किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं, जैसे GRSE, ये शिप्स बनाती है, ये शिप्स बनाती है, ठीक है, शिप्स बनाती है। और ये लीजिए, इसका अपन 10 साल का डेटा खोल के देखते हैं। 10 साल पहले इसका क्या प्राइस था पता है आपको? 89। तो टेक्निकली इसका प्राइस 10 साल में कितना हो जाना चाहिए? 890। पर इसका प्राइस बेटा 2500 से भी ऊपर गया था, पर अभी डाउन चल रहा है ना मार्केट में, तो 1500 है। अब आप मुझे बताओ, ये शेयर का प्राइस 89 से 1600 हो गया, 80 रुपीज से 1600 हुआ 10 साल में, दैट मीन्स 20 टाइम्स। मैं कितना बोल रहा हूं? सिर्फ 10 टाइम्स, ठीक है। तो 10 साल में 10 गुना पैसा हो जाना इज अ वेरी नॉमिनल थिंग, इट्स अ वेरी नॉमिनल थिंग। ये बहुत नॉमिनल है, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे और बताता हूं, और किसी कंपनी को सर्च कर लेते हैं। किसको करें? चलो, यहां तक कि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, टाटा स्टील, ठीक है, टाटा स्टील जो है, अगर आप इसको भी सर्च करो, टाटा स्टील को अगर आप सर्च करो, ये लार्ज कैप है। लार्ज कैप 10 साल में 10 गुने नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी ये हजारों गुना बड़े हो चुके हैं। अब हर साल तो, हर 10 साल में तो 10 गुना नहीं हो सकते ना, तो ये लार्ज कैप कंपनीज में इतना नहीं आता। पर फिर भी आप ध्यान से देखो, आज से 10 साल पहले कितने का प्राइस था? 25। और आज कितने का प्राइस है? 127, मतलब अभी भी 5 गुना है। लार्ज कैप कंपनी आती हैं, ये बहुत धीमे धीमे चलते हैं, तो भी कितना हो रहा है? 5 टाइम्स, ठीक है। तो भी कितना हुआ? 5 टाइम्स। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका अपर रेंज जो है वो 185 था, ठीक है। मतलब अभी तो मार्केट गिरा है ना बहुत तेज, तो मार्केट गिरा हुआ है तब तुमको 5 गुना लग रहा है। वैसे इसका हाईएस्ट अभी 2 महीने, 1.5 महीने पहले क्या था? 185। तो 25 से 185 हुआ, मतलब कितने टाइम्स हो गया? 8 टाइम्स ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट 8 गुना तो टाटा स्टील, जो हाथी होते हैं, धीमे धीमे चलते हैं, वो भी 10 गुना हो रहा है।
तो 10 गुना 10 साल में होना इज अ वेरी नॉमिनल रिटर्न इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो आप लोगों को मैं बता रहा था, जो आप लोगों को मैं ये बता रहा था, दिस इज अ रियलिस्टिक रिटर्न एंड दिस इज द ओनली वे टू गेट रिच। तो आप मुझसे पूछोगे सर फिर क्या करें? करना यह है कि आप लोग इन्वेस्टिंग जीवन में जितनी जल्दी शुरू करोगे आप उतनी वेल्थ बनाओगे, और आप जितना लेट शुरू करोगे आपकी वेल्थ उतनी ही कम बनेगी। ठीक है, माई बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ लाइफ इज आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 42। ठीक है, तो मुझे 2 साल हुए इन्वेस्ट करते हुए, बट आई स्टार्टेड वेरी लेट। ठीक है, दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक। अच्छा, इसका मतलब तुम क्या करोगे? अब तुमको यह तो समझ में आ गया कि भैया पैसे वाला बनने का एक ही रास्ता है, इन्वेस्ट करो, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करो। ठीक है, ओवर द टाइम जब अपनी 5 महीने 6 महीने क्लास चलेगी तो इन 5-6 मंथ्स में मैं आप लोगों को इन्वेस्ट करते कैसे हैं ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, कंपनियां ढूंढना भी तो बहुत बड़ा काम है, कहां इन्वेस्ट करें ये भी तो बड़ी बात है। किसी कंपनी में 8 गुना पैसा बनेगा और किसी में 80 गुना। अपने को ढूंढनी 80 गुने वाली है, कैसे ढूंढते हैं? ठीक है, वो सीखेंगे अपन, पर वो ओवर द टाइम अपन लोग सीखते रहेंगे। अब मेरी बात को सुनना, अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? जैसे मेरे को लगा कि यार शिप बिल्डिंग अभी बढ़िया धंधा है। क्यों बढ़िया धंधा है मैं बताता हूं। क्योंकि अगर आप दुनिया में नेवी देखोगे तो दुनिया में नेवी सबसे बड़ी अमेरिका के पास है, उसके बाद में चाइना के पास है, और अब तो चाइना जो है वो कुछ साल में अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा नेवल पावर में, पर इंडिया तो बहुत पीछे है चाइना से। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में इंडिया को चाइना की बराबरी करने के लिए या युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारे शिप्स बनाने होंगे? इसलिए आप देखो हर साल एक नया शिप जो है वो इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस हो रहा है। अभी भी मोदी जी ने किसी का इनॉग्रेशन किया था। और जहाज भी बहुत सारे तरह के होते हैं, छोटे फ्रिगेट भी होते हैं और बड़े बड़े जहाज होते हैं जिनके ऊपर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते नहीं होते। अच्छा, आजकल क्रूज भी बहुत चल रहे हैं, तो क्रूज का भी बहुत फैशन है, वो भी शिप बनते हैं। तो शिपिंग, मेरे को ऐसा लगता है शिप बिल्डिंग धंधा बहुत एक्टिव है, और ये धंधा ऐसा है जिसमें आसानी से कंपटीशन नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा धंधा है ना, बड़े धंधे में किसी का घुसना बहुत मुश्किल होता है, और शिप बिल्डिंग एक टेक्निकल धंधा है, तो हर किसी आदमी को उस काम को करने की नॉलेज ही नहीं है, तो धंधे में कंपटीशन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जैसे सोलर वाला धंधा है, अभी सोलर पैनल लगाने का धंधा कितना आसान है। सोलर पैनल रेडी आते हैं, एल्यूमिनियम वो लोहे का स्ट्रक्चर बनाओ और टीन शेड की तरह लगाते जाओ, कितना आसान धंधा है। तो इसमें कंपटीशन बहुत है। शिप बिल्डिंग का धंधा बहुत टेक्निकल है, कंपटीशन बहुत कम है, हाँ कि ना। अब क्या हुआ कि मैंने शिप बिल्डिंग सर्च किया कि यार शिप बिल्डिंग वाली भारत में कितनी कंपनियां हैं, तो नहीं बहुत सारी हैं। शिप बिल्डिंग वाली बहुत सारी कंपनियां मैंने देखी। अब मेरे को 2 कंपनियां पसंद आ रही हैं कि यार ये 2 कंपनियां टॉप की हैं। अब मुझे दोनों में से पैसा तो एक में लगाना है, तो मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। कंपेयर करूंगा कैसे? उनके प्रॉफिट के आधार पे, उनकी एसेट्स के आधार पे, उनकी लाइबिलिटीज के आधार पे, उनकी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज के आधार पे, उनके ऊपर कितने केसेस वगैरह चल रहे हैं उनके आधार पे, आगे कोई केस वेस हार हूर गए तो अपने को कितना नुकसान हो सकता है, ये सारी बातें देख के ही तो इन्वेस्ट करूंगा। ये सारी बातें दिखेंगी कहां? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब प्रॉब्लम ये आती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मैं ये सारी बातें देखूं तो प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी से बने होंगे। अब मान लो मेरे को दिख रहा है यार गार्डन रीच शिपिंग जो है इसका यार प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, और जो मझगांव डॉक है उसका प्रॉफिट कम है। अब मेरे को लग रहा है यार मझगांव डॉक का प्रॉफिट कम है, जीआरएससी का ज्यादा है, तो अपन तो जीआरएससी में पैसा लगाएं, और बाद में जाके मुझे पता लगे कि भाई साहब जीआरएससी एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाती थी और मझगांव डॉक डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन लगाती थी, इस वजह से मझगांव का प्रॉफिट कम दिख रहा था, लेकिन असल में प्रॉफिट कमा तो ज्यादा मझगांव हो रहा है। नहीं है समझ में? अरे जीआरएससी का प्रॉफिट ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन का मेथड अलग है। मझगांव का प्रॉफिट अलग कम क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उसका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने अच्छी कंपनी को छोड़कर खराब कंपनी में पैसा लगा दिया।
और क्यों? क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है, मैं कंपेयर नहीं कर पाया। तो आप मुझे बताओ, एज अ इन्वेस्टर तुम्हारे साथ गड़बड़ी नहीं हो जाएगी? कल को तुमको पता चले कि मझगांव डॉक तो वो जीआरएससी तो हुआ 8 गुना और मझगांव डॉक हो गया 80 गुना, तुम माथा नहीं पीट लोगे कि यार ये अपने साथ जिंदगी में क्या धोखा हो गया? हाँ, कहां 10 लाख के 8 करोड़ होते, कहां 10 लाख के 80 लाख हुए? दुख होगा ना कितना? हाँ कि ना? भारी दुख होता है यार, बहुत दुख होता है, तो बहुत दुख होता है। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ, अब यहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी में डिफरेंस है, इस वजह से प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है, इन्वेंट्री की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, डेटर्स की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अब एक कंपनी है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाती है 10%, दूसरी बोलती है मेरे को, मैं तो बनाऊंगा ही नहीं। तो जो बना रहा है उसका प्रॉफिट कम दिखेगा, जो नहीं बना रहा उसका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छी नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी के फर्क की वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा है आपको इधर। अरे समझ रहा है कि मेरी बात को? अब पॉइंट क्या है, इस प्रॉब्लम को हल कैसे करें? तो आया AS1 और AS1 ने बोला कि भैया दोनों कंपनियां अपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में फुल डिस्क्लोजर दे दो। तो इन्वेस्टर दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी को पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा दोनों में फर्क कहां है, और अब वो दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली कंपेयर कर पाएगा। नहीं आया समझ में? अब अगर मुझे मझगांव डॉक वाले बता दे कि साहब हम WDV लगा रहे और GRSC वाले बता दे देखो साहब हम SLM लगा रहे, तो अब मुझे पता चल जाएगा हां दोनों के प्रॉफिट में फर्क का एक कारण इनके डेप्रिसिएशन के मेथड का फर्क है। तो मैं अपना दिमाग लगाकर मैं कैलकुलेट करके देख लूंगा, यार अगर ये SLM ही लगा रहा होता तो इसका प्रॉफिट कितना होता। नाउ आई कैन मेक अ प्रॉपर कंपैरिजन। नहीं आया समझ में? अगर मान लो मेरे को बता दिया जाए, मेरे को पता ही नहीं कि यार दोनों में से किसने कौन सा मेथड लगा रखा है, तो भाई साहब फिर तो कंफ्यूजन हो गई। लेकिन अगर मुझे बता दे GRSC ने फीफो लगा रखा है और मझगांव डॉक ने वेटेड एवरेज लगा रखा है, तो मैं दोनों की इन्वेंट्री की वैल्यू में फर्क क्यों आ रहा है ये मैं आराम से जज कर पाऊंगा। अब दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से कंपेयर हो पाएंगे। अब मैं सही कंपनी में इन्वेस्ट कर पाऊंगा, बोलो हाँ या ना? इसी के लिए बना AS1। आप सोचो यार AS1 कितना जरूरी रहा होगा कि जब CA इंस्टीट्यूट ने AS बनाना शुरू किया तो सबसे पहले ये बनाया। मतलब ये कितना अर्जेंट था, कितना जरूरी था ये कि सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का मौका मिला तो ये बनाया। ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में? नाउ टेल मी व्हाई दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज देयर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है और उनको बोलता है कि आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करना कंपलसरी है, ताकि इन्वेस्टर हर कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी को पढ़ ले, दोनों जो कंपनियां कंपेयर कर रहा है उन दोनों कंपनियों का कंपैरिजन कर ले, और जो कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया हो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। रख दो। ठीक है, तो जिस कंपनी में ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, ज्यादा अच्छी ग्रो कर रही है, उस कंपनी में पैसा लगाओ। हाँ कि ना? बेटा तुम मुझे बताओ, तुम कौन से धंधे में पार्टनर बनना चाहोगे? जो ज्यादा तेज ग्रो हो रहा है, जिसका प्रॉफिट ज्यादा है, हाँ, जिसका प्रमोटर अच्छा है, जिसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है, आप उसी में तो इन्वेस्ट करोगे। और ये सारी जानकारी आपको कैसे पता चलेगी? दोनों को कंपेयर करके, और कंपेयर करने के लिए दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी जानना जरूरी है। और वो अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर कंपलसरी किसने बनाया? AS1 ने। ठीक है, मेरी पूरी बात समझ में आ गई? गॉट माय पॉइंट? पक्का आ गई बात समझ में? चलिए अब आगे। अब सवाल आता है, हाँ बेटा, हाँ तुम यही बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओके, चलो अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से अब मेरी बात को सुनना। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में अब बात शुरू करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया व्हाई दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन मेड, और दूसरी बात अपने को ये भी समझ में आ गई कि पैसे वाला बनने के लिए इन्वेस्टिंग जरूरी है। ठीक है, चलो अब सब बच्चे मेरे पास में इधर फोकस करो और ध्यान से सुनना। अब बच्चों बात आती है कि डिस्क्लोजर के फायदे क्या हैं।
डिस्क्लोजर का सबसे पहला नियम यह है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज, यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब आपको सारी अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर नहीं करना, जो सिग्निफिकेंट है उनका करना है। मन में एक सवाल आता है, सर सिग्निफिकेंट का मतलब? जैसे क्या खर्चे डेबिट होते हैं? तो दुनिया भर में जो भी अकाउंटिंग करेगा वो खर्चे को डेबिट ही करेगा, तो क्या ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या? नहीं ना। लेकिन जहां पे कुछ लोग डेप्रिसिएशन की बात की जाए तो कुछ लोग एसएलएम फॉलो कर रहे हैं, कुछ डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हैं, कोई मशीन आर रेट मेथड फॉलो कर रहा है, कोई प्रोडक्शन यूनिट मेथड फॉलो कर रहा है, कोई कंजम्पशन मेथड फॉलो कर रहा है, कोई एन्यूटी मेथड फॉलो कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि क्या डेप्रिसिएशन के लिए लोगों के पास चॉइस है? देखो, खर्चे के बारे में चॉइस नहीं थी, खर्चा तो डेबिट ही होगा, किसी के पास चॉइस नहीं है, यूनिवर्सल रूल है। तो खर्चे डेबिट हो रहे, ये कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। तो आपको ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि हमने खर्चे डेबिट किए हैं, हमने इनकम क्रेडिट की है, हमने खर्चों को पी एंडल में डाला है, हमने इनकम को पी एंडल में डाला है, हमने एसेट्स को एसेट साइड में दिखाया है। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट ये सब अकाउंटिंग पॉलिसी है, बट ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया एक ही काम कर रही है। तो आपको अलग से बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो सबको पता है, खर्चा डेबिट ही होता है, इनकम क्रेडिट ही होती है, सबको पता है। तो वो सब मत बताओ। पर जहां आपने चुना है, जैसे डेप्रिसिएशन के 10 मेथड थे, आपने एसएलएम चुना, तो जहां चुनाव किया गया है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है। नहीं आया समझ में? जैसे आप जब व्यापार शुरू कर रहे थे तो एक दिन अकाउंटेंट ने आपसे आके पूछेगा ही ना कि सर एक बात तो बताओ, अपन फीफो लगाएं कि वेटेड एवरेज? तो आपको चुनना पड़ेगा ना, और आपने चुना है तो फिर आपको लोगों को बताना पड़ेगा। तो जहां अकाउंटिंग पॉलिसी में चुनाव है, सिलेक्शन है, जहां एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल थे, जहां एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल थे आपके पास में, वो कहलाता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, और वहां पर आपको डिस्क्लोजर करना कंपलसरी है। पक्की बात? दूसरा नियम, डिस्क्लोजर आपको एक जगह पे करना है। सर माने इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्लोजर एक जगह पे करना है? इसका मतलब समझो, जैसे तुमने कई डायरिया देखी है जिनके नीचे महान व्यक्तियों के श्लोक होते, वो स्टेटमेंट्स होते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे एक थप्पड़ मारो मैं दूसरा थप्पड़ भी खाऊंगा, ठीक है, गांधी जी, ठीक है, और काय का जी, ठीक है। अब मैं बहुत घोर विरोधी हूं महात्मा गांधी का, ठीक है, काय का महात्मा वो, हाँ, मतलब गांधी एंड नेहरू वॉज दी वर्स्ट पॉसिबल लीडर्स इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात, एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट मैंने सुना था कि जितने भी ये लीडर्स जो भारत के शुरुआत में नाम सुनते हैं, इनमें से कोई भी लीडर ऐसा नहीं था जिसने अंग्रेजों की लाठियां खाई, रिगरस जेल झेली, ऐसा कोई भी नहीं था, एक भी नेता नहीं था, ठीक है। तो ये मतलब मैं थोड़ा अगेंस्ट हूं उनके। तो महात्मा गांधी जो है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ऐसा लिखा हुआ आता है। तो कई डायरीज ऐसी नहीं होती जिनमें हर पन्ने के नीचे कोट लिखा हुआ होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर अपन ऐसा सोचे कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, हर पन्ने के नीचे एक अकाउंटिंग पॉलिसी, हर पन्ने के नीचे फुटनोट में एक अकाउंटिंग पॉलिसी, ऐसा कर सकते हैं? नहीं। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि AS1 कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर आपको एक जगह पे करना है। मतलब आपने एक अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर एक पन्ने पे कर दिया, दूसरे का तीसरे पन्ने पे कर दिया, तीसरे का चौथे पन्ने में कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर आपको एक ही जगह पे करना पड़ेगा। तीसरा नियम, जो डिस्क्लोजर कर रहे हो ये अपने पास घर में दराज में मत रख लेना। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करना कंपलसरी है। इसका मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अधूरे माने जाएंगे अगर उसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है तो। तीसरा नियम समझ में आया? क्या बोला? पहला,
सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करना जरूरी है। नंबर 2, डिस्क्लोजर एक जगह पे करना है। वो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करना कंपलसरी है। मतलब वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, पार्ट माना जाएगा मतलब उसे अटैच करना कंपलसरी है। इसका मतलब अगर आपने कोई ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे को पकड़ा दिया जिसमें डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, तो माना जाएगा वो इनकम्प्लीट है। आपके ऊपर पेनल्टी वाले प्रावधान लगने लग जाएंगे, आपको जेल जा हो सकती है, आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, क्योंकि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम्प्लीट सबमिट किए। नहीं आया समझ में? मेरी बात आ गई समझ में? नंबर 4, डिस्क्लोजर करे कहां? तो बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर आप नोट्स टू अकाउंट्स में भी कर सकते हो, और अगर आप सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बनाना चाहो तो आप सेपरेट स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हो। आमतौर पे जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अलग ही बनाती हैं, वो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं करती। क्लियर है बात? हाँ जी, कैमरा फिर फ्रीज हो गया। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्क्लोजर के कितने नियम बताए मैंने? 4। सबसे पहला, सिर्फ सिग्निफिकेंट वालों का डिस्क्लोजर करना है, सबका नहीं करना। नंबर 2, डिस्क्लोजर एक जगह पे करना है। वो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट फॉर्म करेंगे, मतलब अटैच करना कंपलसरी है। नंबर 4, या तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर लो, या एक सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बना लो, वहां डिस्क्लोज करो। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है, मान लो मैं गलत अकाउंटिंग कर रहा हूं और फिर मैं आर्ग्यू कर रहा हूं, भाई साहब गलत अकाउंटिंग कर रहा हूं तो क्या हुआ, डिस्क्लोजर तो कर दिया मैंने। तो मान लो अगर मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है और मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है पर मैंने डिस्क्लोजर तो कर रखा है, तो ध्यान रखना, डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी ऑफ रॉन्ग अकाउंटिंग। आप गलत अकाउंटिंग करके बोल रहे हो कि देखो मैंने डिस्क्लोजर कर दिया, दिस विल नॉट रेक्टिफाई इट। ठीक है, अगर आपने गलत अकाउंटिंग की है तो डिस्क्लोजर उसकी रेमेडी नहीं है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक करने पड़ेंगे। आप ये लिख दो कि हाँ साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने ये गलती कर रखी है, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर है मेरी बात? कितनी बातें बताई मैंने? 5। तो 5 बातें लिखें, हेडिंग डालो। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, रूल्स फॉर डिस्क्लोजर। रूल्स फॉर डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोजर के लिए पहला नियम, वी हैव टू डिस्क्लोज all the significant accounting policies। ठीक है बेटा, हमें सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करना जरूरी है। और देखो यहां पे मैंने हाईलाइट किसे किया? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को, नॉट ऑल दी पॉलिसीज, ओनली सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब मन में सवाल आता है, सर ये बताओ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है वेयर वी हैव मेड अ चॉइस बिटवीन various alternatives, various alternative accounting policies। बेटा जहां पर आपके पास अकाउंटिंग पॉलिसीज के बहुत सारे ऑप्शन थे और उनमें से आपने किसी एक ऑप्शन को चुना है, तो जहां सिलेक्शन था ना, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है। नहीं है समझ में? खर्चा तो हर जना डेबिट ही कर रहा है ना,
तो आप कुछ अलग थोड़ी कर रहे हो, आपने कोई चॉइस की क्या? आपको चॉइस मिली थी क्या कि खर्चा डेबिट भी कर सकते हो, क्रेडिट भी कर सकते हो? नहीं ना। तो दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। पर एसएलएम भी लगा सकते थे, डब्ल्यूडीवी भी लगा सकते थे। यहां आपने सिलेक्शन किया, तो जहां सिलेक्शन इन्वॉल्व है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगा। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, दूसरा नियम क्या है? डिस्क्लोजर of accounting policies must be done at one place only. अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर आपको एक ही जगह पे करना कंपलसरी है, ठीक है? अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर एक जगह पे करना कंपलसरी है। दिस डिस्क्लोजर shall form part of financial statements. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाएगा। इसका मतलब इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करना कंपलसरी है। चौथा नियम क्या था? Accounting policies can be either disclosed in notes to accounts or a separate statement of accounting policies can be made. मतलब या तो अकाउंटिंग पॉलिसीज का एक सेपरेट स्टेटमेंट बना दो या नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो। अच्छा, लास्ट नियम, डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी फॉर रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मतलब अगर आपने अकाउंटिंग गलत की है तो डिस्क्लोज कर देना कोई रेमेडी नहीं माना जाएगा, ठीक है? इसके ऊपर सवाल भी बनता है, ठीक है? इसके ऊपर सवाल बनता है। ठीक है, चलो, तो आज हमने जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात सीखी कि पैसा कहां से आएगा, ठीक है? तो तुम्हारे सीए बनने के साथ साथ सबसे जरूरी चीज तुम्हें क्या सीखनी है? इन्वेस्टिंग, ठीक है? चलो, ओके बेटा, आज के लिए इतनी ही बातें, आगे की बात कल।